देखिए, त्रिविमीय आरेखों में जो दूसरा आरेख हमें बनाना होता है वो घनारेख है। और घन आप जानते हो कैसी आकृति होती है। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, गोलीय आरेख हमने किया था। तो हमने क्या किया था, देखो गोलीय आरेख में मैं थोड़ा सा उसको दोहरा देता हूं। उसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो मूल्य दिए गए हैं, हम ये मानते हैं कि वो मूल्य गोले के आयतन के बराबर है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि उन मूल्यों का घनमूल निकालते हैं और उसको ही हम उचित पैमाना मानकर त्रिज्या के रूप में लेकर और हम गोलों का की रचना करते हैं। यहाँ पर जो भिन्नता आती है वो इतनी सी आती है कि इसमें जो हमारे मूल्य हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उन मूल्यों को हम ये मानते हैं कि वो मूल्य जो है वो मेरे घन के आयतन के बराबर है। वहां हमने लिया था गोले के आयतन के बराबर। ठीक है, और यहाँ हम मानते हैं कि मेरे मूल्य घन के आयतन के बराबर है। सेम एग्जाम्पल जो हमने गोलीय आरेख के लिए लिया था, ठीक उसी एग्जाम्पल को लेकर, वही एग्जाम्पल लेकर हम दोबारा से उन्हीं आंकड़ों के लिए आराम से हम घनारेख बना सकते हैं। ठीक है, उन्हीं आंकड़ों के लिए। ठीक है, हालांकि यहाँ हमने जो आंकड़े लिए हैं वो हमने अलग लिए हैं, लेकिन हम बना सकते हैं। ठीक है, सेम आंकड़ों के लिए। ठीक है ना, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि क्योंकि दोनों के दोनों आयतनी हैं, त्रिविमीय आरेख हैं। ठीक है, तो दोनों के द्वारा हमारा जो लक्ष्य है प्रदर्शित करने का वो एक जैसा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई जो वितरण है ना, उसमें किस तरह का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। तो देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, जो भी मूल्य हो उनको घनों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और मूल्यों को हम घनों के आयतन के बराबर मानकर चलते हैं। ठीक है, अब गोलीय आरेख में हमें गोले की त्रिज्या निकालनी होती है और जो घनारेख होता है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, घन की एक भुजा निकालनी होती है। ठीक है, तो विधि वैसी है। हम जिन मूल्यों को आयतन मानते हैं, हम यदि चाहें तो हम उन मूल्यों को पहले निकटतम मूल्यों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं संख्या छोटी करने के लिए, जैसा हमने गोलीय आरेख के उदाहरण में भी किया था। लेकिन मैंने वहां भी आपसे बताया था कि ये आवश्यक नहीं है कि हम उसको करें ही, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अच्छा उदाहरण इसलिए है क्योंकि उसमें न्यूनतम और अधिकतम का अंतर इतना ज्यादा है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उससे एक विमीय और द्विविमीय आरेखों की रचना कर ही नहीं सकते, है ना, कर ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें भारत में जो प्रमुख खनिज है उनके अनुमानित संचित भंडार दिए हुए हैं करोड़ टन में। ठीक है, जैसे कोयला के भंडार दिए हैं, वो दिए हैं 8,577 टन। ठीक, सॉरी 8,577 करोड़ टन, सॉरी। ठीक है, लौह अयस्क के भंडार दिए हुए हैं 2,300 करोड़ टन। क्योंकि ये सारे आंकड़े ऊपर पहले ही प्रदर्शित कर दिया गया है कि ये सारे आंकड़े करोड़ टन में। लेकिन आप इन 6 अयस्कों में जो सबसे छोटे भंडार वाला है ना, वो मैग्नीज है। मैग्नीज में देखिए आप केवल और केवल
8 करोड़ टन। अब आप देखिए 8 करोड़ टन और 8,577 करोड़ टन का अंतर देखिए, और कल्पना करिए कि यदि आपको दंड आरेख बनाना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 8 को भी प्रदर्शित कर सकें और 8,577 करोड़ को भी उसी छोटे से जो हमारी प्रैक्टिकल शीट होती है उस कागज के पन्ने पर प्रदर्शित कर सके। ये संभव ही नहीं। ठीक है, इवन वर्ग, आयत, वृत्त, ठीक है, ये बनाना भी संभव नहीं है, क्योंकि हम यदि सबसे छोटे वाले को बनाने के लिए छोटी से छोटी भी यदि हम दूरी लेते हैं, ठीक है, तो ये जो दूरी है, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या वाली 8,577 के लिए जो दूरी है, वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम उसको मानचित्र पर या शीट पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि यदि आंकड़ों में परास बहुत ज्यादा है, परास का मतलब ये होता है न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का अंतर। यदि परास बहुत ज्यादा है, यदि आंकड़ों में न्यूनतम और अधिकतम जो आंकड़े हैं उनके बीच मूल्यों का अंतर बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए अनिवार्यतः त्रिविमीय आरेख पर जाना उचित रहेगा। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ। देखिए यहाँ पर आपको एक घन प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, और हम इसको, हालांकि ये द्विविमीय पटल के ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन हम जब इसको देख रहे हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि ये त्रिविमीय आकृति है। यही एकमात्र तरीका है हमारे पास में त्रिविमीय आकृतियों को प्रदर्शित करने का। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक ये ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन, इस ए बी लाइन का एक वर्ग हमें सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, जितनी दूरी ए बी है उतनी ही दूरी बी एफ है, ये बी एफ। ठीक है, और यहां पर जो ये वर्ग बन रहा है, ये वर्ग भी ये जो ए बी लाइन से हमने जो वर्ग बनाया उसके बराबर है। ठीक है, अब इसके जो फलक है, 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और पीछे वाला 6, ये 6 फलक है। ये 6 के 6 फलक जो हैं वो बिल्कुल एकदम बराबर, क्या बोलते हैं उसको, लंबाई के भुजा वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मैं यहाँ से ये दूरी लेता हूँ ई एफ। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, एक है ई एच, मान लीजिए ये वाई अक्ष है, और एक है ई ए, मान लीजिए ये जेड अक्ष है। तो ये तीनों जो दूरियां हमने यहाँ ली है, ये तीनों दूरियां बराबर है। यदि हम इन तीनों दूरियों को बराबर लेंगे तभी हम घन की रचना कर पाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मुझे केवल और केवल एक भुजा की लंबाई मिल जाएगी तो मैं आराम से घनारेख बना लूंगा। ठीक है, उस एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप देखिए हम क्या करते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये सारे हमारे अयस्क है, कोयला, लोह अयस्क, बॉक्साइट, ताम्र अयस्क, सीसा जस्ता और मैंगनीज, है ना, ये 6 हमारे अयस्क है, और ये इनके संचित भंडार है करोड़ टन में। हम ये मानते हैं कि ये घन जो हम ले रहे हैं उनके आयतन है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो ये संख्याएं हमारी घनमूल आ गई। ठीक है ना, अब जब हमने घनमूल निकाल लिया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कोई पैमाना लेना है हमको। क्या लेना है? पैमाना। मान लीजिए कि मैं, जो मेरी सबसे छोटी संख्या है, मैं पैमाना ऊपर से भी ले सकता हूँ, नीचे से भी ले सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार हमने सबसे बड़ी जो संख्या थी उसके लिए पैमाना लिया था, इस बार हमने सबसे छोटी संख्या है उसके लिए पैमाना लेकर चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपसे फिर ये बात बता देता हूँ कि
ये कोई नियम नहीं है कि हम पैमाना सबसे छोटे वाले के लिए या लें या सबसे बड़े वाले के लिए। ठीक है, हम इसमें न्यूनतम या अधिकतम कहीं से भी पैमाना लेकर और हम भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि मुझे मेरे घनमूलों की रचना कहाँ करनी है ना, मानचित्र में करनी है या केवल शीट के ऊपर करनी है। तो मुझे ये संज्ञान होना चाहिए कि मेरे पास में जो दी गई जो क्षेत्र है ना, चाहे वो मानचित्र का क्षेत्र हो, चाहे वो मेरी शीट के पन्ने का क्षेत्र हो, उसमें मेरा सारा का सारा प्रदर्शन जो है वो स्पष्ट रूप से बन जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर पैमाना लिया हमने, और वो पैमाना लिया हमने कि भाई ये जो संख्या है सबसे छोटी 2 है ना, ये 2 की जो संख्या है इसको हम 0.25 सेंटीमीटर की भुजा के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, तो 0.25 सेंटीमीटर की दूरी लेकर जो मैं घन बनाऊंगा, उस घन का आयतन जो है वो मेरे मैग्नीज एस के भंडार अर्थात 8 करोड़ टन को प्रदर्शित करेगा। ये मीनिंग है इसका पूरा जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अर्थ है उसका। अब यदि मैं पैमाना यहाँ लेता हूँ 2 के लिए, मैंने ये माना कि 0.25 सेंटीमीटर की दूरी में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये बताइए कि 2.76 के लिए मेरे घन की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी? तो हम जानते हैं वो होगी 0.25 गुणा 2.76। मतलब वही तरीका हम अपना रहे हैं जो हमने गोलीय आरेख बनाते वक्त अपनाया। ठीक है, अब इसको हम यदि वैसे गणित में समझें तो जैसे 2 मूल्य है वो प्रदर्शित किया जाता है 0.25 सेंटीमीटर के द्वारा, तो एक मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा 0.25/2 सेंटीमीटर के द्वारा, तो 2.76 मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा 0.25/2 गुणा 2.76 सेंटीमीटर द्वारा, और जब मैं इसको हल करूंगा तो आएगा 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम सारी की सारी जो हमारे घन बनेंगे उनकी त्रिज्याएं हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये मेरी त्रिज्याओं के नाप आ गए। अब बहुत आसान है, इन त्रिज्याओं को लेकर और मैं अलग अलग आकार के घन बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक मापनी के रूप में बनाया है कि मेरी जो 8 करोड़ टन है वो मेरा 0.25 सेंटीमीटर के घन के द्वारा दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ये पैमाना ध्यान रखना, ये पैमाना हमें गोलीय आरेख में भी बनाना होता है। यदि नहीं भी बनाया हुआ है यहाँ पे तो भी आपको यहाँ बनाना चाहिए। पैमाना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूनतम वाला ही लेके बनाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो ये लिया हुआ है मान है ना 0.95, आप हूबहू ऐसा गोला यहाँ बनाकर और आप ये दिखा सकते हो कि भाई ये गोला जो है ये 10,04,669 जनसंख्या को प्रदर्शित करता है या 10.05 लाख जनसंख्या को प्रकट करता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। आप यदि ऐसा नहीं करना चाहते है ना, आप पूरे 10 लाख के लिए दिखाना चाहते हो या 5 लाख के लिए दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर 5 लाख का एक आंकड़ा मान लीजिए, उसको आयतन मान लीजिए, और ठीक इसी विधि से 5 लाख वाले महानगर के लिए आप गोले की त्रिज्या का परिकलन करिए और उस त्रिज्या का गोला यहाँ पर यहाँ नीचे बना दीजिए और ऊपर लिख दीजिए मापनी, और उस गोले को बनाकर और उसके सामने लिख दीजिए 5 लाख जनसंख्या।
ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हमें हर एक ये जो आरेख बनते हैं, ठीक है ना, बाय द वे हमारे पुस्तक के किसी उदाहरण के अंदर यदि पैमाना नहीं भी बनाया तो भी हमें सदैव पैमाना बनाना चाहिए। यदि आप मानचित्र में दिखा रहे हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने ये भारत के मानचित्र में, ठीक है, आपने ये बनाए, तो इसमें आपको, क्योंकि ये डेटा राज्यवार नहीं है ना, तो आप भारत के मानचित्र में बीच में इसको बनाकर छोड़ सकते हैं। क्लियर। लेकिन मान लीजिए कि ये डेटा कोयले का ही होता और 6 अलग अलग राज्यों का होता, तो आप क्या करते, भारत के मानचित्र में राज्य बनाकर और उन राज्यों के अंदर जिस राज्य में जितना भंडार है उसके हिसाब से उसी आकार का घर बना देते, है ना। ये मैंने आपको एक काल्पनिक उदाहरण देकर बताया है, ठीक है। लेकिन आपको वो मानचित्र बनाने के बाद नीचे किनारे पर मापने के लिए घन जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिए, जो उदाहरण हमने लिया था उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कोयले के भंडार जो है वो बहुत ज्यादा है मात्रा में मैग्नीज की तुलना में, है ना, लेड एंड जिंक की तुलना में, कॉपर की तुलना में और बॉक्साइट की तुलना में, ठीक है। और यदि हम उसकी तुलना यदि हम लोहा एस से करें तो निश्चित रूप से भंडार लोहा एस की तुलना में भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो अंतर मैग्नीज, लेड एंड जिंक, कॉपर और बॉक्साइट के साथ है उसकी तुलना में अंतर थोड़ा सा कम है। तो इस प्रकार हम बड़े बहुत आराम से घनों के द्वारा हमारे आंकड़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं।